असम में एक बार फिर से बाढ़ आई हुई है। 40 लाख लोग अफेक्ट हुए हैं। 92 लोगों की और 76 जानवरों की जान जा चुकी है। 1.25 लाख हेक्टेयर क्रॉप लैंड डूब गई है और 95% ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क डूब चुका है। और ये नंबर्स असम में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं क्योंकि असम में बारिश अक्टूबर तक चलती है। पर टेंशन क्यों लेनी है, वहां तो हर साल का यही रोना है। यही तो टेंशन वाली बात है कि हर साल 16 से 20 लाख लोग असम में डिस्प्लेस हो जाते हैं, गरीब और ज्यादा गरीब हो जाता है। और 70 साल से हम इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब बहुत हेडलाइन पढ़ के सिचुएशन का पता नहीं चलता है। 40 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। इसका मतलब हजारों फैमिलीज के घर, कच्चे हों या पक्के, सब डूब चुके हैं। उनका सामान बह गया है, उनके गायें और बकरी बह गई हैं, उनके स्कूल्स, उनकी सड़कें, उनके खंबे सब बर्बाद हो चुके हैं। मतलब लाखों लोग फिर से एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। एक बार सोच के देखो, अगर तुम्हारे ऊपर से सर की छत चली जाए तो आसमान टूट पड़ेगा। और असम के लाखों लोगों के ऊपर तो आसमान हर साल टूटता है। और फ्लड्स खत्म होने के बाद चालू होगा डिजीजेस का सिलसिला। सेम सिचुएशन बिहार के फ्लड्स में भी होती है, लेकिन उसको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। पर असम में हर साल फ्लड्स आते क्यों हैं और सालों से सरकारें इसको रोकने के लिए क्या कर रही हैं और वो इतनी असफल क्यों है? सॉल्यूशन क्या है? कॉमन फ्लड कंट्रोल टेक्निक्स असम में क्यों काम नहीं करती? ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं हूं अभिनव और मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और ट्रैवल वीडियोस लाता रहूंगा। आगे जाने से पहले लाल वाला सब्सक्राइब का बटन और उसके बगल वाला बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा देना। असम में फ्लड्स के कई कारण हैं, लेकिन सारे के सारे कारण घूमते हैं इसके आगे पीछे। ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी है, बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। यह है इंडिया का रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन। असम रिसीव्स वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। मॉनसून सीजन में बारिश का पानी और तिब्बत के मेल्टिंग ग्लेशियर्स ब्रह्मपुत्र का पानी उफान पर ले आते हैं। और इस नदी में केवल पानी नहीं बहता, इस नदी में बहुत बड़ी मात्रा में सेडिमेंट्स, सॉइल, क्ले और मिनरल्स का मिक्सचर बहता है। ब्रह्मपुत्र दुनिया में सेडिमेंट फ्लो रेट में चौथे नंबर पर आती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम तक एक स्लांटेड रिवर बेसिन में फ्लो होती हुई आती है, लेकिन असम है एक प्लेनर रीजन। तो जो भी वो सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आ रही है वो सब असम के अंदर इकट्ठा होने चालू हो जाते हैं। जब नदी का तला ऊपर उठ जाएगा तो पानी का लेवल भी ऊपर उठ जाएगा और यही सबसे बड़ा कारण है असम के फ्लड्स का। असम में हमेशा से बाढ़ नहीं आती थी। दरअसल 1950 में एक अर्थक्वेक के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का लेवल 2 मीटर तक बढ़ गया और तब से बाढ़ का सिलसिला हर साल चालू हो गया। दरअसल फ्लड्स असम के इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। हर साल फ्लड्स नए सेडिमेंट्स लेके आते हैं जो असम की एलुवियल सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं और ये ह्यूज ग्रासलैंड्स बनने में भी मदद करते हैं, जिसकी वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क के इकोसिस्टम में बिग हर्बिवोरस एनिमल्स जैसे कि राइनो रह पाते हैं। बट ये फर्टिलिटी केवल असम के अंदर के एरियाज में बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के एरिया में तो हैवी इरोजन होता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने रिवर बैंक्स पे इरोजन करती रहती है और इससे हर साल 8000 हेक्टेयर लैंड का लॉस होता है। कहीं कहीं पर तो ब्रह्मपुत्र 15 किलोमीटर तक चौड़ी हो चुकी है। असम में फ्लड्स आते तो नेचुरल रीजंस के कारण हैं, लेकिन वो डिजास्टर्स साबित होते हैं मैन मेड रीजंस के कारण। डिफॉरेस्टेशन सभी एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स की जड़ है। फॉरेस्ट और रिवर बेसिन एरिया में असम में बहुत एनरोचमेंट हुआ है। इनफैक्ट पूरे देश में ही हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण असम के अंदर बारिश और भी ज्यादा होने लग गई है। डैम्स बनाए तो जाते हैं फ्लड्स को कंट्रोल करने के नाम पर, लेकिन डैम्स सिचुएशन को बद से बदतर कर देते हैं। डैम्स कुछ लिमिटेड लेवल तक ही पानी को रोक सकते हैं और जब उनकी कैपेसिटी से पानी ऊपर चला जाता है तो एक ही बार में सारा पानी डैम से छोड़ दिया जाता है और इससे सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो इफ असम में फ्लड्स की प्रॉब्लम दशकों पुरानी है तो सालों से सरकारों ने क्या किया है और अभी क्या कर रही है? सरकार की 1950 से ही यही अप्रोच रही है कि रिवर के दोनों साइड एम्बैंकमेंट्स बनाना, मतलब बेसिकली दोनों साइड काइंड ऑफ दीवारें खड़ी कर देना। बट एम्बैंकमेंट से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। इसके कुछ रीजंस हैं। पहली मेजर प्रॉब्लम है कि हाई सेडिमेंट्स के कारण ब्रह्मपुत्र अपना कोर्स बदलती रहती है, तो लॉन्ग टर्म में इसे एम्बैंकमेंट से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। दूसरा, ब्रह्मपुत्र बड़ी एग्रेसिव रिवर है। इन एम्बैंकमेंट्स को कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट्स और मेंटेनेंस की जरूरत रहती है, बट एज पर एक्सपर्ट्स 80% ऑफ देम आर पुअरली मेंटेन्ड। और ब्रह्मपुत्र जैसी मासिव रिवर पर एम्बैंकमेंट्स बनाना और फिर उन्हें मेंटेन करना एक एक्सपेंसिव और मैमथ टास्क तो है ही। दूसरा सोल्यूशन जो सरकारें एक्सप्लोर कर रही हैं वो है ड्रेजिंग, जिसमें बेसिकली रिवर बेड को खोद के रिवर बेड को और ज्यादा गहरा कर दिया जाएगा। बट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये भी बहुत एक्सपेंसिव सोल्यूशन है क्योंकि ब्रह्मपुत्र इतना ज्यादा सेडिमेंट्स कैरी करती है कि वो एक ही साल के अंदर रिवर बेड का लेवल फिर से सेम लेवल पर ले आएगी और हर साल ड्रेजिंग करना एक बहुत बड़ा, बहुत एक्सपेंसिव टास्क है। रिसेंटली मैंने असम फ्लड्स पे एक पॉपुलर चैनल की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने एक सोल्यूशन बताया पॉन्ड सिटीज क्रिएट करने का, जो एक मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है। बट ये कोई लो रेनफॉल वाला इंडियन इलाका नहीं है। दिस इज असम, जिसमें पानी की किसी भी सीजन में कमी नहीं होती है और मानसून के अंदर इतना एक्स्ट्रा पानी आ जाता है कि किसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में इसको भरा नहीं जा सकता है।
और वहाँ ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत अच्छा है। ग्राउंड के अंदर पानी जल्दी परकुलेट नहीं कर पा रहा है जिस स्पीड से वाटर आ रहा है, इसी वजह से फ्लड्स हो रहे हैं। असम का केस यूनिक है और वहाँ पर यूनिक सोल्यूशंस चाहिए उसकी ज्योग्राफी को देखते हुए। एक्सपर्ट्स ने एक प्रिवेंटिव सोल्यूशन रिकमेंड किया है, वो है फ्लड प्लेन जोनिंग। फ्लड्स असम की रियलिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस इसलिए होता है क्योंकि हम हाई वल्नरेबिलिटी वाले एरियाज में भी अपने गांव शहर बसा के बैठ गए हैं और उन्हें एक्सपैंड भी करे जा रहे हैं। एरियाज को वल्नरेबिलिटी के हिसाब से डिवाइड करना होगा और अकॉर्डिंगली कुछ एक्टिविटीज वहां पर बैन करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हाई वल्नरेबिलिटी वाले एरियाज में फार्मिंग, बिल्डिंग न्यू हाउसेज एक्सेट्रा, ये सब एक्टिविटीज बैन की जा सकती हैं। बेसिकली कोई भी ह्यूमन एक्सपेंशन ऐसे एरियाज में नहीं होना चाहिए, इससे ह्यूमन और प्रॉपर्टी लॉस बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। असम का अर्ली वार्निंग सिस्टम और ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है ताकि ह्यूमन और प्रॉपर्टी लॉस लोगों को सही टाइम पे इवैक्यूएट कराकर कम किया जा सके। उड़ीसा में रिपीटेड साइक्लोन्स आते हैं, लेकिन वहां का अर्ली वार्निंग सिस्टम हाईली फास्ट एंड एफिशिएंट है। सिमिलर सिस्टम कैन आल्सो बी बिल्ड इन असम। तीसरा सोल्यूशन है कि एम्बैंकमेंट मेंटेनेंस कंटिन्यूअसली और प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल पर सिविल कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा करप्शन है। गवर्नमेंट शुड एक्ट कि ये करप्शन कम हो और मेंटेनेंस एक्चुअल में हो पाए। असम का केस यूनिक है और हमें उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से यूनिक सोल्यूशंस चाहिए। आपको एरिया स्पेसिफिक मॉडल्स बनाने होंगे। न्यूयॉर्क में 2012 के फ्लड्स के बाद डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने कंपटीशन कराकर सॉल्यूशंस मांगे और 7 अच्छे सॉल्यूशंस को फंडिंग भी प्रोवाइड की, जिसने न्यूयॉर्क का सिस्टम और ज्यादा फ्लड रेजिलिएंट बना दिया। ऐसा ही कुछ हम असम में भी कर सकते हैं। अगर करंट सिचुएशन को देखें तो असम नीड्स आर हेल्प। आप जो भी 50, 100, 500 जितने भी रुपए आप डोनेट करने की क्षमता रखते हो, डोनेट जरूर करें, क्योंकि असम कोविड के साथ साथ एक्सट्रीम फ्लड्स को लड़ रहा है इस साल। And the whole country as brothers and sisters should help Assam. लीडिंग NGOs के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Do what you can और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन और मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक ऑन दैट रेड बटन। आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है। फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।